नेक्स्ट सवाल, इफ अ लिक्विड सोल्यूशन शोज नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। देखो अब क्योंकि डेविएशन पर सवाल आया है तो मैं फिर वही सजेस्ट करूंगा कि आप इस नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन के, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, इनके एग्जाम्पल्स जरूर याद करके चले जाएं, प्लस कंडीशन जो होती है वो याद करके चले जाएं। नेगेटिव पॉजिटिव की कंडीशन क्या है, ये कंडीशंस याद करके चले जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इस पर हमसे आगे आने वाली शिफ्ट पर सवाल पूछा जाए। तो अगर आप नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं तो सारी दुनिया जानती है कि अगर कोई सॉल्यूशन हमारा नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो आइडियल सिचुएशन तो ये थी, आइडियल सिचुएशन तो कुछ ऐसी होती है, लेकिन अगर आप नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं तो आपका जो रिजल्टेंट वेपर प्रेशर, ओवरऑल वेपर प्रेशर है, वो आइडियल सिचुएशन से कम। अगर वेपर प्रेशर कम है तो सर पक्का आपका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, यानी इसमें तो कोई शक ही नहीं है। वेपर प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट पक्का इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि बॉयल होने के लिए एक पर्टिकुलर वेपर प्रेशर तक पहुंचना पड़ता है, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर आपका वेपर प्रेशर ऑलरेडी कम है तो आपको ज्यादा आग लगानी पड़ेगी उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के प्रेशर को अटेन करने के लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे हैं तो आपका वेपर प्रेशर कम होगा। वेपर प्रेशर कम हुआ तो आप पक्का एक मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाएंगे जिसका वेपर प्रेशर मिनिमम देखने को मिलेगा। तो बहुत आसान है सर, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होगा और वो मिनिमम वेपर प्रेशर के साथ होगा। इसी में अगर पॉजिटिव डेविएशन पे सवाल आता है या किसी और एग्जाम्पल को लेकर सवाल आता है, इससे भी क्या हिंट मिल रही है, इससे भी ये हिंट मिल रही है कि आगे आने वाली शिफ्ट में इन चैप्टर्स के ऊपर जो ट्रेडिशनल वेपर प्रेशर के सवाल है उस पर भी सवाल पूछा जा सकता है। यानी ट्रेडिशनल वेपर प्रेशर की अगर आप बात करें तो ट्रेडिशनल वेपर प्रेशर में पीटी इज इक्वल टू पीए नॉट का ये प्लस पीबी नॉट का बी, इसके ऊपर भी सवाल बन सकता है, दैट इज टोटल वेपर प्रेशर के ऊपर। और वेपर फेज में ए और बी के मोल फ्रैक्शन के ऊपर भी सवाल बनाया जा सकता है। खूब डिटेल में तुमने पढ़ा है, सिर्फ एक बार रिवाइज करने की बात आती। यानी इन दोनों कॉन्सेप्ट पर आपको पक्का नेक्स्ट शिफ्ट में सवाल देखने को मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं लगती। आप समझिए, यानी मैं फिर यही बोलना चाह रहा हूं कि ये जो सवाल हैं या ये जो टॉपिक हैं, ये सारे टॉपिक बड़े ही सीधे टॉपिक्स थे। और इन सीधे टॉपिक्स में हमको जो भी सवाल दिए गए, मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा भी थोड़ा सा भी समझदार होगा वो इन बातों को समझ जाएगा कि एक्चुअली सवाल अब मुश्किल नहीं है, सवाल बहुत आसान है, लेकिन करेगा सिर्फ वही जो समझदारी से ये चीज करेगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है आप अननेसेसरी बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें करने की कोशिश मत करिए। चीजें आसान है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो मुझे लगता है कि ये किया जा सकता है। हाँ सचिन सर, मेरा हो गया, आप आ जाइए। ठीक, तो मुझे लगता है कि यार थोड़ा सा कोशिश करो भाई, है ना, और कोशिश करो। मुझे एक सवाल और याद आ रहा है, मैंने कहीं देखा है, किसी बच्चे ने मुझे बताना वो आया था कि नहीं। थर्ड ऑर्बिट की रेडियस दे रखी थी और फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस पूछी गई थी। कुछ ऐसा सवाल था कि हाइड्रोजन एटम के अंदर थर्ड ऑर्बिट की रेडियस दे रखी है और फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस पूछी गई। मुझे जल्दी से बताओ, क्या ये सवाल आया था? क्या ये सवाल आया था? अब फिजिक्स में आया था। अच्छा, मतलब आया था लेकिन फिजिक्स में आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो बड़ा आसान सवाल था, इसको तो डिस्कस भी नहीं करना चाहिए था, क्योंकि तुम्हें पता है कि रेडियस जो nth ऑर्बिट की है वो 0.529 n स्क्वायर बाई जेड से निकाली जाती है। तो साफ समझ में आता है कि अगर आप फोर्थ ऑर्बिट की रेडियस निकालते हैं तो अपने आप समझ लेना दिस इज R4 विच इज इक्वल टू 16/9 R3 वैल्यू। तो ये बहुत आसान सवाल था, तुम एक बार रिवाइज करके देखना। मुझे किसी ने बताया कि ये सवाल भी आया था, बट मैं वो लिख के नहीं लाया। तो अगर इस तरह का भी कोई सवाल फिजिक्स में भी आया था तो भी आसान सवाल। तो एक बार जल्दी से इसको